नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर नागेंद्र गंगोला, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट से। और हम एक सीरीज़ कर रहे हैं जो लाइफ स्किल्स पर आधारित कई लेक्चर्स की सीरीज़ है। और इसी सीरीज़ में अभी आज की जो सीरीज़ हम करेंगे उससे पहले हम ये बता दें कि पिछली बार हमने कौन सी चीज़ को आपके सामने डिस्कस किया था। तो जब हम देखें तो अभी इससे पहले जो सीरीज़ थी उसमें आपने देखा कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, और तरह तरह के वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हमें पूरी जानकारी दी गई। और आपको ये पता चला कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन से कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है और कितनी आवश्यक है किसी भी कम्युनिकेशन में। और ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू के बारे में हम बात करें कम्युनिकेशन के, जो कहलाता है एक्टिव लिसनिंग। और आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो हमारे ये रहेंगे कि हम पहले सक्रिय श्रवण जिसे कहते हैं हम एक्टिव लिसनिंग, इसके बारे में जानेंगे कि ये है क्या चीज़। और फिर हम जानेंगे कि एक एक्टिव लिसनिंग क्या चीज़ है और एक पैसिव लिसनिंग क्या चीज़ है, क्योंकि जब हम दोनों को जान जाएंगे तो हमें ये जानने में आसानी होगी कि जिस एक्टिव लिसनिंग की हम बात कर रहे हैं वो एक्टिव लिसनिंग एक्चुअली है क्या चीज़। और तीसरे नंबर पे हम आएंगे आज कि जब हम एक्टिव लिसनिंग की इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, ये प्रोसेस जब चलना शुरू होती है किसी भी कम्युनिकेशन के भीतर, तो वो चक्र कैसा होता है, वो साइकिल क्या होती है, क्या स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और चौथी बात करेंगे हम कि इसके बेनिफिट्स हैं क्या, ये हमें ऐसे ही कर लेना चाहिए या इसको करके कुछ फ़ायदे हैं, हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं। और जब हम इस बात से क्लियर हो जाएंगे कि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, तो फिर हमें जाहिर सी बात है ये भी जानना पड़ेगा कि अगर हमारे अंदर एक्टिव लिसनिंग के स्किल्स नहीं हैं तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, और हम उसको करेंगे उसके बाद। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि एक्टिव लिसनिंग जब हम शुरू करते हैं तो कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, कुछ बाधाएं आ जाती हैं, वो क्या होती हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कि इन बाधाओं पे हम कैसे काबू पा सकते हैं और अपनी एक्टिव लिसनिंग को और निखार सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहली बात कि एक्टिव लिसनिंग है क्या चीज़। कई लोगों को अपनी पूरी ज़िंदगी भर ये पता नहीं चलता कि हम एक्टिव लिसनिंग के रोल में कभी रहे भी हैं या नहीं, या मैं एक्टिव लिसनर हूँ कि नहीं। तो इसको जानने के लिए हम बात करते हैं कि एक्टिव लिसनिंग क्या है। अगर आप गौर से इसे पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि एक्टिव लिसनिंग इज़ ए कम्युनिकेशन टेक्निक that requires the listener to feed back what they hear by restarting or paraphrasing it in their own words, confirming that both parties have a shared understanding. Active listening technique build clarity, foster trust, and help people feel heard. Being heard is a vital factor in workplace peace building. तो इस साफ तौर पे कहते हैं कि सक्रिय श्रवण वो चीज़ है जिसमें सुनने वाला बोलने वाले को ये एहसास दिला दे कि हाँ, जो आप कह रहे हैं मैं उसे पूरी तरह समझ चुका हूँ, और अपने शब्दों में से भान भी करा दे, उसे नॉलेज भी करा दे कि आपके कहने का मतलब ये था। और ऐसा कहने से क्या होता है, ऐसा कहने से ये होता है कि दोनों लोग समझ जाते हैं, वो समझ जाता है कि यस आई एम बीइंग हर्ट, कि मुझे सुना जा रहा है, और ये वो ये भी समझ जाता है कि जो मुझे सुना जा रहा है, जैसा मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ वैसा ही समझा भी जा रहा है। और आप उसे बता के ये कह देते हैं कि आप जो कह रहे थे उसका मतलब ये है, और अगर ये नहीं है तो मुझे उस मतलब को सही से और समझा सकते हैं। तो इसलिए ये एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है कि दो लोगों के बीच में ये लिसनिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपके बीच में क्लैरिटी बन जाती है, और आप एक दूसरे पे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, और दोनों को ये लगता है कि यस मुझे सुना जा रहा है और मुझे कुछ इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आपको पता है कि 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल या सक्सेसफुल पीपल, स्टीफन आर कोवी से कौन नहीं जानता, जो एक बहुत बड़े मोटिवेटर हैं। उन्होंने साफ तौर पर एक्टिव लिसनिंग के बारे में कहा है कि मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग समझने के उद्देश्य से या इंटेंशन से कभी सुनते ही नहीं हैं। वे हमेशा तत्पर रहते हैं कि मैं जवाब दे दूं, उनका इंटेंशन रहता है कि मैं रिप्लाई दूं। तो ये जो रिएक्टिव हैबिट है कि तुरंत सुनते ही जवाब देने वाली, इसको टेम करना पड़ता है, इसे पालतू बनाना पड़ता है। और
अपने अंदर पेशेंस लाना पड़ता है। अगर आप अचानक रिएक्टिव हैबिट करेंगे तुरंत जवाब देने वाली, तो आपका डिसकनेक्शन पैदा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी दो लोगों के बीच में, और आपस में हो सकता है मेंटल कन्फ्लिक्ट भी पैदा हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि क्या एक्टिव के अलावा कोई और लिसनिंग भी होती है, जिसे हम सक्रिय सुनना बनाम निष्क्रिय सुनना कहते हैं। तो पहले हम उस निष्क्रिय की बात करते हैं, पैसिव लिसनिंग की। अगर मैं बात करूं पैसिव लिसनिंग, तो ये बहुत सरफेस लेवल की लिसनिंग है। आप सुनते वक्त किसी से आंखों से कांटेक्ट, जैसे आई कांटेक्ट कहते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आप दूसरे को कभी अटेंटिव लग सकते हैं सुनते वक्त, कभी नहीं भी लग सकते, और इंटरनली आप सुनते सुनते कभी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। कुछ सुनने, जो सुन आपको कुछ सुना रहा है, बोल रहा है, उसके कुछ की और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस भी कर सकते हैं। और हो सकता है कि उसने बोलते वक्त कुछ इमोशनल क्यूज़ हम जैसे कहते हैं, कुछ क्लू देना, जिससे हम अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे समझ पाते हैं, वो हमने मिस कर दिए और उस इंटेंसिटी के साथ समझ पाए हों जैसे वो समझाना चाह रहा हो। और अगर ऐसा हुआ तो आपको कभी भी उसके समझाने को लेके क्लैरिटी कभी नहीं होगी, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे और आप बोर फील करेंगे। और इसी को हम कहते हैं पैसिव लिसनिंग, जिसमें आप ये जताने के बावजूद कि मैं सुन रहा हूँ, एक्चुअली आप सुनने की पूर्ण प्रक्रिया में है ही नहीं। अब एक्टिव लिसनिंग की बात करें दूसरी ओर, तो हम देखते हैं कि यहाँ आप कॉन्शियसली, आप इंटेंशनली एफर्ट लगाते हैं, पूरा मेंटली भी वहाँ प्रेजेंट होने में, इमोशनली भी प्रेजेंट होने में, और फिजिकली तो आप हैं। तो ऐसा होने से क्या होता है, आप दिलो दिमाग से उस चीज़ को सुनते हैं, और जो भी सुना जाता है उसको बहुत अच्छे शब्दों में पैराफ्रेज, यानी अपने शब्दों में छोटा संक्षिप्त करके, उसके रिलेटेड कुछ क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछ के दूसरे को ये जता देते हैं कि यस, मैं तुम्हारी बात के सार को समझ पाया, और ये है, और मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह इंगेज्ड हूँ, और ये मुझे शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होने का पूरा पूरा एहसास कराता है हम दोनों को। तो आशा है एक्टिव और पैसिव लिसनिंग के डिफरेंस को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम इसके बाद, ये जो प्रोसेस है एक्टिव लिसनिंग की, किन किन चरणों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है, पहले में आपका जो स्टेप है, रिकॉग्नाइज द अनसेड। पहले जब व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, आप कहीं पर भी जाते हैं, सबसे पहले जब कोई बोलना शुरू करता है तो वो चीज़ कहता है जो उसने आज तक नहीं कही, यानी कि समथिंग विच इज़ अनसेड, जो नहीं कही गई, जो आपके सामने पहली बार होगी, यानी बिल्कुल नई होगी। तो सबसे पहले उस व्यक्ति ने आपको कुछ पहली बार बोला और आपने उसको पहचानने की चेष्टा शुरू की, एक्टिव लिसनिंग का पहला जो है स्टेप है। अब आपने किसी चीज़ को सुनने की चेष्टा शुरू की, ये ठीक वैसा ही है जैसे मैं आपके सामने कुछ, आपसे पहले कभी मुखातिब नहीं हुआ, लेकिन आपके सामने कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ और आप इसको समझने की चेष्टा कर रहे हैं। ये है रिकग्नाइज द अनसेड, जो आपके सामने नहीं कहा गया उसे रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद जो दूसरा स्टेप शुरू होता है कि आप इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ और आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इसे समझने की कोशिश करते हैं तो तीसरी प्रक्रिया खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाती है, जो आपने वर्बल कम्युनिकेशन में भी पिछले लेक्चर में सुनी होगी, कि उस पूरे क्यूज को, उस पूरी चीज़ को डिकोड करना, यानी कि आप उसमें छिपे हुए मीनिंग को पहचानते हैं और अपने हिसाब से डिकोड करना शुरू करते हैं। और उसके बाद जो भी वो कहता है, जो भी आपने समझा, उस हिसाब से आप एक्ट करना शुरू करते हैं, यानी उसमें एक्शन शुरू करते हैं। चाहे वो किसी बात को समझने के लिए कह रहा है, या कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या किसी चीज़ को बता रहा है, या नोट करा रहा है, या फिर किसी बात को आगे बढ़ा रहा है, आप उस हिसाब से एक्शन करना स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में जब आप इसको ख़त्म करते हैं तो उसे कहते हैं क्लोज द लूप, जहाँ पर आप ये एहसास दिला देते हैं कि यस, हम वो चीज़ समझ चुके हैं जो आपने समझाने की कोशिश की थी, और ये कम्युनिकेशन धीरे धीरे एक वेल नोट में, एक खुशी के नोट में और एक अच्छे पॉजिटिव नोट में पूरा होता है। जी हाँ, इसे कहते हैं साइकिल ऑफ एक्टिव लिसनिंग, और इस तरीके से चलती है प्रक्रिया। अब हम चलते हैं कि क्या एक्टिव लिसनिंग के कुछ टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं? बिल्कुल होते हैं, और उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ईजी हैं, बहुत आसान है। जैसे इम्पैथेटिक लिसनिंग होती है। आपने बचपन से सुना होगा कि एम्पैथी ये होती है टू सी योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ अदर्स।
जिसे हम कहते हैं समानुभूति हिंदी में, कि आप अपने को दूसरों की जगह पे रखकर फील करने की कोशिश करें। तो एम्पैथी में क्या होता है कि जब आप सुनते हैं एक्टिव लिसनिंग में, तो आप एम्पैथेटिक लिसनिंग हम उसे कहते हैं जिसमें आप दूसरे को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो कोई पर्सनल स्टोरी बता रहा है, अपनी कुछ पर्सनल चीज़ शेयर कर रहा है, तो आप उसी की तरीके से उसको फील करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी लिसनिंग में आप पूरे के पूरे फोकस होते हैं उसकी बातों पे, और अपना को भूल जाते हैं। आप अपने आप को भूल के पूरी तरह उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके पूरे फीलिंग को, इमोशन लेवल को अपने तक समझ पाते हैं। इसे कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। जब भी आपको कोई अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहा हो, तो आपको अगर उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखना और समझना हो, तो आप अपने को भूल जाते हैं और उसके दुख दर्द को उसको ये एहसास दिला दें कि आप समझ पा रहे हैं। ये है एक्टिव लिसनिंग का पहला टाइप, एम्पैथेटिक लिसनिंग। दूसरी होती है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। जब आप अपने लिए सुनते हैं, इंजॉय करने के लिए, किसी चीज़ की तारीफ करने के लिए, खुश डूब जाने के लिए, उन्मादी हो जाने के लिए। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने बोलते हैं तो आप खो जाते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा म्यूज़िक, और या फिर कोई एक धार्मिक अनुष्ठान जहाँ पर आप सब कुछ भुला के अपने उसी को सुनने में मस्त हो जाते हैं और पूरी तरीके से डूब जाते हैं। तो ये अप्रिशिएटिव लिसनिंग होती है, ये भी एक्टिव लिसनिंग है, और ये सब लोग देख पाते हैं आप में कि ऐसा हो रहा है। तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। अगर आपको कोई कुछ बता रहा है और बिल्कुल आप गहराई से उसे जानना चाहते हैं और उसको समझना चाहते हैं, सुन के बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है छिपी हुई मीनिंग को निकालना। तो इस तरीके की फोकस्ड लिसनिंग को कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग कहते हैं। इसका उदाहरण है जब कुछ बहुत बढ़िया किस अपने अपने फील्ड के लेजेंड या कुछ सेलिब्रिटी जब आपके सामने कोई पॉडकास्ट करते हैं, तो आप जिस तरीके की लिसनिंग इस्तेमाल करते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग होती है, क्योंकि ना सिर्फ आप समझ रहे होते हैं बल्कि उसके लिए क्रिटिकल भी हो रहे होते हैं। और चौथी है क्रिटिकल लिसनिंग। जब आप ऐसी चीज़ों को इस तरीके से सुनते हैं, किसी को ऐसे सुनते हैं कि जब आप उससे डिबेट करना चाहें, बहस करना चाहें, तर्क वितर्क करना चाहें, और ऐसे चीज़ के लिए आपको उस पूरी कॉन्सेप्ट को इतनी गहराई से सुनना होता है कि आप उसकी कमियां और खूबियों को अच्छी तरह तोल सकें, जिससे आप अपने तर्क जो है उसी शानदार तरीके से उसके सामने रख सकें। ये होती है क्रिटिकल लिसनिंग। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में और ये देखते हैं कि अगर हम एक्टिव लिसनिंग को अपने पास अपना लें तो इसके लाभ क्या होते हैं। बहुत आसान से लाभ हैं, बहुत जल्दी में हम करेंगे और आसानी से कर लेंगे। साफ सी बात है, आपने पिछला वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा, तो ये आपके कम्युनिकेशन को बहुत इम्प्रूव करेगा, क्योंकि जितना अच्छा आप सुनेंगे दूसरे के साथ आपके संबंध और संवाद उतना ही सक्सेसफुल होगा। बूस्ट कोलाबोरेशन। आपको पता होगा कि कई बार दो कंपनी आपस में कोलाबोरेट करती हैं, दो इंस्टीट्यूशन करते हैं, दो यूनिवर्सिटी कर सकती हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, इवन दो लोग भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोलाबोरेशन होता है तो उसकी गारंटी इसी बात पर डिपेंड करती है कि आप किस लेवल का कम्युनिकेशन एक दूसरे से करते हैं और एक दूसरे को कितने अच्छी तरीके से समझते और सुनते हैं। तो ये एक्टिव लिसनिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आती है। तीसरा है ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। आप जो व्यक्ति कुछ भी कहना चाहता है उसको सही ढंग से उतने ही लेवल पे समझ पाते हैं जिस तरीके से वो कहना चाहता है, और आप डीपर लेवल में कनेक्ट हो पाते हैं किसी से, और आप दूसरे को दया भाव सहानुभूति दिखा पाते हैं, और ये दिखा पाते हैं, उसे एहसास करा पाते हैं कि मैं आपको समझ पा रहा हूँ उसी लेवल में, जिसे हम कहते हैं डेमोस्ट्रेट एम्पैथी। और साथ ही एक और चीज़ इसमें होती है कि जो आपस में खींचातानी है, कन्फ्लिक्ट है, वो एक्टिव लिसनिंग और आपसी संवाद के जरिए बहुत अच्छे तरीके से बातचीत ख़त्म की जा सकती है और एक अच्छा माहौल बनाया जा सकता है। इससे दूसरे के ऊपर आप अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और वो आपके ऊपर अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है। और इस्टेब्लिश रैपर्ड का मतलब है आप अपनी एक रेप्यूटेशन बना सकते हैं लोगों के सामने। यस, ही इज़ द पर्सन हु नॉट ओनली लिसन्स टू अदर्स वेरी केयरफुली बट ऑल्सो हेल्प अदर्स, एंड ही इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू एंड ही ऑलवेज वेलकम योर ओपिनियन। अगर लोगों के बीच में आपकी ऐसी इमेज बन जाए तो ये कहलाती है एस्टैब्लिशिंग रैपर्ड। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें देखते हैं कि हम इस एक्टिव लिसनिंग को फिर सुधारें कैसे, जो हमारा अभी का लेवल है उससे कैसे सुधारें। तो 4-5 पॉइंट आपको बताए हुए हैं। पहला, जब आप कहीं बैठते हैं किसी को सुनने तो पूरा सतर्क रहें, विजिलेंट रहें और अटेंटिव रहें, कहीं भी इधर उधर न
देखें और पूरा फोकस होकर सुने, तो आप अपने आप एक्टिव लिसनर बनने की ओर अग्रसर होंगे। बॉडी लैंग्वेज का बड़ा रोल है। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज जो दूसरा देता है उसको पहचानें। देखिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यानी कि ऐसा ना करें कि आप सुन रहे हैं किसी को और आप पीछे को इतने रिलैक्स मोड में हो गए और थोड़ा पैर हिला के इधर उधर देखने लगे। दूसरा आसानी से समझ जाएगा कि यू आर ट्राइंग टू प्रिटेंड, तुम प्रिटेंड कर रहे हो सुनने का, लेकिन ऐसा है नहीं, और उससे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। या फिर अगर दूसरा आपको बोलते वक्त नॉन वर्बल क्यूज देता है, कुछ ऐसी संकेत देता है बॉडी लैंग्वेज से या उससे जिसमें आपको ज़्यादा उससे बातचीत करनी है या उसको मोटिवेट करना है, तो वो आपको करना पड़ेगा। और कभी भी आप ऐसे नॉन वर्बल क्लू अपनी ओर से मत दो कि वो उसे लगे कि आप उसकी ओर इंटरेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट आप इसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। जैसे मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा आगे झुक जाएं एक हाथ को यूं लेके, क्योंकि हम बॉडी लैंग्वेज पे वर्कशॉप करते हैं तो हमें उसके बारे में पता है। कुछ क्यू आपको दे रहा हूँ, जैसे आप ऐसे हाथ ये करके आगे झुकें और आँखों को थोड़ा फैला के उससे बातचीत करें, थोड़ा आगे को होके, तो उसे साफ लगने लगेगा यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन हिज टॉक्स। और ये बॉडी लैंग्वेज आप एज ए क्यू यूज़ कर सकते हैं जो उस पर बहुत पॉजिटिव आपका इम्पैक्ट डालने वाली है। तीसरा है कि किसी को जज ना करें पहले से ही और बीच बीच में इंटरफेयर ना करें, उसे बोलने दें। जज का मतलब ये होता है अपने मन में पहले से ये जज न करें कि ये क्या करेगा और ये कैसे बोलेगा या इसका क्या लेवल होगा। चौथा बहुत ही अच्छा है कि जब भी आप कोई चीज़ आपसे बात कर रहा है तो आप उसकी बात को थोड़ा पैराफ्रेज करें। जब आपको बीच में वक्त मिले थोड़ा सा, तो आप कहें आपका मतलब ये है कि अगर इसको ऐसा किया जाए तो इसके रिजल्ट ये होंगे, ये मैं सही समझ रहा हूँ ना। जब आप ऐसा कहते हैं तो उसको लगता है यस आपने वो समझा और उसकी बात को इंटरेस्ट दिया और आप असल में वैसे ही समझ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वो दिखाता है कि आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। और थर्ड लास्ट है आस्क क्लैरिफाइंग एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन। कि आप उससे बीच बीच में अगर आप कंफ्यूज हैं तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं होता, बल्कि लगातार उस पर क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। तो आप उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है। वैलिडेट द स्पीकर्स पर्सपेक्टिव एंड इमोशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो स्पीकर बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और कितने सच्चे तरीके से बोल रहा है। तो उसके बीच बीच में आप कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन और कुछ इंटरेस्ट दिखा के अपने तरीके से ये चीज़ को समझने में उस लेवल तक ला सकते हैं कि स्पीकर जो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन अगर आप एक्टिव लिसनर नहीं होंगे तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे कि स्पीकर जो बोल रहा है उसमें सच्चाई है कि नहीं। और जब तक आपसे कोई सलाह न मांगे तब तक अपनी सलाह अपने पास रखिए। अदरवाइज ये लगेगा कि आप ज़्यादा ज्ञान देने लगे हैं और बिना उसकी पूरी बात को समझे हुए। हो सकता है जो आप पहले बोलने लगे हों अगला पॉइंट वो वही बोलने वाला था और वो इरिटेट हो जाए, वो सोचे कि ये मुझे ओवर पावर या डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिशों से दूर रहिए। और लास्ट में जब पूरा हो जाए टॉक तो उसमें जितने भी की पॉइंट्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं एक बार उसके साथ समराइज़ कर लीजिए कि मैं अभी तक ये समझाऊँ सर, और मुझे जो करना है इन 3 पॉइंट्स पे ये चीज़ें करनी है और इसका रिज़ल्ट यहाँ आने पे मुझे आपको ये भेजना है। अगर आप ये समझ गए तो समझ लीजिए वो समझ जाएगा और वो पूरा इस बात को समझ लेगा कि आप एक्टिव लिसनर है। और लास्ट में अब चलते हैं कि लिसनिंग में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। देखिए, आपके चारों डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, नॉइज़ नहीं होना चाहिए, ऐसी लाइटिंग ना हो जो इरिटेट करे, कंफर्टेबल सिचुएशन होनी चाहिए। और बीच बीच में आप जो है डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, कभी आप खो गए या इधर उधर देखने लगे। और इमोशनल बैरियर नहीं होने चाहिए, जैसे आप गुस्से में हैं, बेचैन हैं, अभी किसी से लड़ के आए हैं, ठीक है, लेकिन आपको किसी से नई चीज़ सुनने के लिए उसके हिसाब से तुरंत तत्पर होना पड़ेगा। अपने इन इमोशनल बैरियर्स को अगर बीच में लाएंगे, आप गुस्से में ही बैठे रहेंगे तो वो खुद ही समझ जाएगा कि इज़ नॉट इंटरेस्टेड और ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा। कॉग्निटिव बायसेस बिल्कुल मत रखिए। किसी ने आपसे कहा कि यह व्यक्ति ऐसा है, आप उसकी वही इमेज लेके न जाएं। हो सकता है वो कुछ बहुत बढ़िया बात करने वाला हो और आपकी एक्टिव लिसनिंग की लैकिंग से मिस हो जाए। और कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स में आपको स्पेस और टोन और वहाँ के जो कल्चर में जेस्चर्स होते हैं, खास बॉडी जेस्चर जिसका कुछ भी मीनिंग निकल सकता है। हो सकता है आपने कोई जेस्चर यूज़ किया
ये वाला, और किसी जगह पे उसे ज़ीरो माना जाता है, किसी जगह इसका मतलब पैसा होता है, किसी जगह बहुत अच्छा। तो आप पहले पता कर लीजिए कि आप तारीफ़ कर रहे हैं, कहीं इस जगह पे से ज़ीरो तो नहीं माना जाता। तो ये सब कल्चर बैरियर में आते हैं। और लैंग्वेज बैरियर आपको पता ही कि भाषाई बैरियर हमेशा होते हैं। तो इस तरीके से ये सारे बैरियर से हम इस तरीके से पार आ सकते हैं कि एक डिस्ट्रैक्शन से बचें अपने चारों ओर, और हम एक मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं, और अपने इमोशंस को बात कर तक मैनेज करें। और अगर किसी के लिए आप बायस्ड हैं और किसी के बारे में पहले से ही कोई मतलब निकाल लेते हैं, तो उसमें रोकें अपने को, अपनी लैंग्वेज को बहुत सिंपल करें, और जब भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो सामने वाले से क्लैरिफिकेशन के लिए बात करें। तो ये आपने अभी सीखा, और इसके दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे कि एम्पैथी क्या होती है, समानुभूति क्या होती है, और समानुभूति कितना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है कम्युनिकेशन में, और समानुभूति क्या लिसनिंग में भी यूज़ होती है, और समानुभूति किस तरीके से, एम्पैथी हमें हमारे कम्युनिकेशन को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। तो दोस्तों, इसी के साथ यहीं पर हम इसको ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।